थॉम्सन का प्रयोग, ठीक है, फैराडे के उपकरण की सहायता से जो जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब हम जो है किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटॉन की व न्यूट्रॉन की खोज। पहले हम प्रोटॉन की खोज के बारे में जो है वो बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, जो है गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी, ठीक है। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉम्सन ने, ठीक है। तो ई गोल्डस्टीन न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है किसने की थी खोज, ठीक है, वैज्ञानिकों की खोज के बारे में पूछा जाता है। तो प्रोटॉन की खोज भी ठीक उसी तरह से हुई जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की हुई, उसी उपकरण की सहायता से प्रोटॉन की खोज की गई थी, ठीक है। यानी उसी उपकरण की उसी तरह से प्रोटॉन की खोज की गई। ऐसा देखा गया कि जिस तरह से परमाणु के अंदर जो है नेगेटिव पार्टिकल्स अगर हो सकते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव कण भी हो सकते हैं, यानी होंगे, ठीक है, जरूर होंगे। तो इस अवधारणा को मानते हुए जो है इसकी खोज की गई थी। तो प्रोटॉन जो है उसके जो कण हैं उनको हम केनाल किरणें, क्या कहते हैं, केनाल किरणें, ठीक है। केनाल किरणें इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये जो किरणें हैं वो आपकी जैसे ही मान लीजिए जो कैथोड में से निकलेगी, यानी एनोड से होकर कैथोड में से निकलेगी, तो ये जो है जैसे ही कैथोड के छिद्रों में से निकलेगी तो ऐसा महसूस होगा कि जो आपका इस तरह का जो कैथोड है उसके बीच में छिद्र जो है उसके अंदर से निकलती है, तो एक प्रकार से कैनाल मतलब सुरंग की तरह से, सुरंग में से कोई गुजर रहा है, इस तरह से लगता है, इसलिए इनको कैनाल किरणें कहा जाता है, ठीक है। इसलिए जो कैनाल किरणों की संज्ञा दी गई। तो ये जो कैनाल किरणें हैं उन्हीं को आगे जाकर क्या कह दिया गया, प्रोटॉन, ठीक है। अब इनके जो गुण हैं ठीक इलेक्ट्रॉन के गुणों की तरह ही होते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन के गुण पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रॉन की जो किरणें उनको हम कैथोड किरण कह रहे हैं, इनको हम कैनाल किरणें कह रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये एनोड से नहीं निकलती है, ये एनोड और कैथोड के बीच में गैस जो भरी रहती है उस मटेरियल पर निर्भर करती है, यानी उससे ठीक उल्टा, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत गुणों वाले कण कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इनके बिल्कुल विपरीत पाया गया है गुणों को, ठीक है। तो ये आपके प्रोटॉन जो है वो इनके विपरीत गुणों वाले होते हैं, ठीक है, विपरीत। और इनके जो यानी जब हम इनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस नलिका के अंदर, तो ये ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो थे वो जो है आपके कैथोड से निकल रहे थे और एनोड की तरफ जा रहे थे। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो कैथोड या एनोड से नहीं निकलते हैं, ये जो कण है, ये जो पदार्थ जो गैस भरी रहती है उसके जो कण होते हैं उनको जो है प्रोटॉन की संज्ञा दी गई। अगर गैस बदलते रहे तो उन कणों का जो भार है वो भी बदल रहा था, इसका मतलब जो है यानी उसका मास जो है वो बदल रहा था, यानी उसकी प्रकृति जो है वो चेंज हो रही थी। इसका मतलब जो ये किरणें हैं वो नलिका में भरी गई गैस के ऊपर निर्भर, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। और आपका एनोड और कैथोड जो किसका लिया गया है वो इस चीज़ में भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें मानी गई है। तो नलिका के अंदर अगर आप गैस चेंज करोगे या गैस की प्रकृति बदलोगे तो जो इन कणों की प्रकृति में भी क्या होगा, बदलाव आएगा, ठीक है। यानी नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर इन कणों का प्रभाव, इन कणों के भार पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और अन्य
जो है वो नलिका में भरी गैस पर निर्भर करते हैं यहाँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके जो कैनाल किरणें हैं इनको हम और आगे जो है कैसे देख सकते हैं, ठीक है। चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्रों में भी इनका जो व्यवहार है वो इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से विपरीत था, यानी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कोई भी क्षेत्र आवृत्ति किया की उपस्थिति में इनका व्यवहार है इलेक्ट्रॉन के विपरीत पाया गया, ठीक है। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का व्यवहार जो है उसके ठीक उल्टा जो है पाया गया, ठीक है। सबसे हल्का व छोटा कण हाइड्रोजन का प्राप्त हुआ, जिसे क्या कहा गया, प्रोटॉन, ठीक है। और इन पर कौन सा आवेश होता है, इन पर धन आवेश होता है, ठीक है। आवेश का मान कितना होता है, प्लस 1.602 जो है इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ध्यान रखिए ये माइनस ही होता है, ये प्लस होता है, यानी आवेश जो है वो कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। सापेक्ष आवेश जो है यानी इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष वो अगर हम माने तो इलेक्ट्रॉन का अगर -1 है तो प्रोटॉन का कितना होगा, +1 होगा, ठीक है। इस तरह से माना गया। तो इन पर धनावेश जो है, इन पर जो आवेश इतना पाया गया, ठीक है। तो ये कण जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के विपरीत पाए गए। प्रोटॉन की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, न्यूट्रॉन की। 19वीं शताब्दी के मध्य तक या 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है ऐसा महसूस किया गया कि अगर प्रोटॉन या धनावेश और ऋणावेश अगर हो सकते हैं तो क्या हो सकता है, उदासीन कण भी होगा और वो नाभिक में ही होगा। तो इसका पता लगाने के लिए चैडविक ने क्या किया कि बेरिलियम के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कणों की बात हम अभी रदरफोर्ड मॉडल में करेंगे। अल्फा कण होते क्या हैं, अल्फा कण, ठीक है। 3 प्रकार के अल्फा, बीटा, गामा इस तरह के कण होते हैं। इस तरह से अगर आएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। अल्फा कण यानी द्विधनावेशित हीलियम आयन, द्विधनावेशित हीलियम आयन को बोलते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, द्विधनावेशित हीलियम आयन। कुछ इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं। ये कौन हो गया, अल्फा कण हो गया। अब इन अल्फा कणों की बौछार क्या कहां पर की गई, बौछार बेरिलियम के परमाणुओं पर की गई और जिससे क्या हुआ, न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। जिससे न्यूट्रॉन की खोज की। बड़ा डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, इतना आपने जरूरी नहीं है। बस हमें इतना ही देखना है कि किससे खोज की गई इसकी, बेरिलियम के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करके जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई, ठीक है। ये जो है यह कण है प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से क्या था, भारी, ठीक है। ये कण प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से क्या था, भारी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, इसलिए ये एक प्रकार से दोनों से भारी है, लेकिन इसके लगभग जो है सम प्रकृति है। और एक और बात अगर कहें तो यह क्या होता है, विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन। ये विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, ठीक है। यानी आवेश क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई आपको, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की।
आगे हम जो है इसको पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होती है। अब हम पढ़ते हैं परमाणु मॉडल। ठीक है, परमाणु को समझाने के लिए कुछ मॉडल दिए गए। कहाँ से शुरुआत हुई? थॉमसन के बाद रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड के बाद नील बोर, रदरफोर्ड का इसी से। ठीक है, नील बोर के बाद जो है डी ब्रोगली और जो हाइजेनबर्ग, उन्होंने भी इसको समझाने की कोशिश की, सोमरफेल्ड ने भी समझाने की कोशिश की, और लास्ट में जो है वो श्रोडिंगर का क्वांटम सिद्धांत आया, जिससे परमाणु की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आने लग गई लोगों को। यानी श्रोडिंगर के बाद जो है वो परमाणु की वास्तविक जो संरचना है और उसकी जो प्रकृति है, उसके तत्व जो कण है और परमाणु कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी सारी बातें जो है वो क्लियर होने लग गई धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन शुरुआत से जो है हम शुरू करते हैं किससे? थॉमसन। भले ही इनका योगदान जो है वो कुछ नहीं रहा, इनका मॉडल जो फेल हो गया, लेकिन इनके मॉडल ने जो है वो आगे प्रयोग करने की एक सीख दी, यानी एक जो है लालसा पैदा की इन्होंने, और वो आगे चलकर परमाणु के खोज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिली। ठीक है, जिससे आज हम अपनी मॉडर्न साइंस जो है, जितने भी टेक्नोलॉजी है, वो अपने एटम की स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यदि अगर एटम की स्ट्रक्चर अगर अपने को नहीं मिलती तो आज इतनी टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं होती। इसलिए इन मॉडल का बहुत योगदान है आज के ज़माने में। ठीक है, तो थॉमसन क्या कहता है कि जो परमाणु होता है वो किस तरह से होता है? तरबूज की तरह होता है। इसने अपने इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा। क्या मॉडल कहा? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, यानी इस तरह से बता सकते हैं इसका मॉडल जो है वो दूसरा नाम प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, या दूसरा नाम है तरबूज मॉडल। अपनी जो है वो तरबूज मॉडल, यानी अपनी भाषा में इसको तरबूज की तरह बात। ठीक है, बाकी कोई एक मिठाई है जो प्लम पुडिंग बोलते हैं, वो उसमें जो है तरबूज की तरह ही होता है, यानी इस मॉडल की तरह ही होता है। तो क्या होता है उसमें? तरबूज में क्या होता है? एक तरबूज या मदिरा जो होता है, उसमें देखते हो आप कि गिरी, लाल गिरी वाला भाग होता है और उसमें बीज धुस्से होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही इसने कहा कि जिस तरह से तरबूज में जो लाल गिरी वाला भाग है वो तो आपका क्या है? धनावेश। ठीक है, और यानी प्रोटॉन यानी धनावेश पूरे परमाणु में फैला हुआ है, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बीज की तरह जो है इसमें धसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मॉडल को जो है थॉमसन ने प्रस्तावित किया। तो क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है यानी प्रोटॉन धनावेश क्या रहता है? धनावेश जो है पूरे परमाणु में वितरित रहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये थॉमसन ने कहा। ठीक है, वितरित रहता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इस धनावेश में धसे रहते हैं। ये मॉडल का खास। ठीक है, ये मॉडल की खास बात है। तो एक तरह से पूरी डिटेल लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं कि इस मॉडल में ये बातें रह गई। अब एक और खास बात इसमें जो है मिस्टर द्वारा समझाने की कोशिश की कि कुछ जो है मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें पाए गए हैं। ये जो मैंने बनाया है इलेक्ट्रॉन धसे हुए। ठीक है, अब ये वाइट वाइट जो भाग दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया? धनावेश। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन और ये भाग है धनावेश। तो ये आपका प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल जो है वो जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया, लेकिन ये मॉडल फेल हो गया, समझाने में असफल रहा। क्यों? क्योंकि इसने किस पर बात नहीं की? इस पर बात नहीं की क्योंकि ये मॉडल जो है किस चीज़ को नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन तो गतिशील होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो तरंग होती है, कैथोड किरणें कहा था उनको, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्थिर कैसे होते? ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को स्थिर मान रहे थे, मान रहे
रहते थे, जबकि यह स्थिर नहीं होता है। तो ये किसने कहा था? ये आपका किसने कहा था? थॉमसन ने। ठीक है, ये मॉडल थॉमसन ने दिया था, लेकिन ये कमियां जो लोगों ने निकाल दी कि ये आप कैसे कह सकते हो, इसमें इस तरह से होता है। ठीक है, और एक और कहा गया था कि धनावेश एक बहुत कम स्थान पर पाया जाता है, यानी एक स्थान पर धनावेश संरक्षित रहता है, बहुत कम स्थान पर पाया जाता है, इस तरह से नहीं पाया जाता जिस तरह से आप बता रहे हो। तो ये मॉडल फेल हो गया, लेकिन इसने आगे के लिए जो है रास्ता जरूर खोज दिया। ठीक है, दूसरा मॉडल कौन सा आता है? रदरफोर्ड मॉडल। इसमें इसने क्या किया था? रदरफोर्ड का पहले प्रयोग देखते हैं। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको डायग्राम बनाना है। कैसा? इस तरह का एक डायग्राम साथ आपने सीखना भी है। इस तरह से हम मेन बात करेंगे। इसमें क्या रखा होता है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या रखा होता है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, जो क्या उत्पन्न करता है? विकिरण। कौन से? अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण क्या होते हैं? द्विधनावेशित हीलियम आयन। किस तरह से लिखा था हमने? 2He। ठीक है, 4 2 क्या है? परमाणु क्रमांक, 4 क्या है? द्रव्यमान, इसके ऊपर धनावेश। ठीक है, द्विधनावेशित हीलियम आयन। तो हमने क्या कहा था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी जो है विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियम वगैरह कोई भी पदार्थ हो सकता है, रेडियम जो है वो भी लिया जा सकता है रेडियो एक्टिव के रूप में, इसी से ही रेडियो एक्टिव माना गया है। ठीक है, यहाँ से कोई अल्फा कण निकला, ये आपका एक अल्फा कण यहाँ से निकला। यहाँ इसने क्या लगाई है? कि स्वर्ण की जो यानी एक प्रकार से यहाँ पे एक पर्दा लगाया। क्या लगाया? पर्दा। इसमें इसने किस चीज को रखा? एक स्वर्ण पन्नी को रखा। इस तरह से पर्दा बना लेते हैं, फिर इसके अंदर हम एक स्वर्ण पन्नी भी रख देंगे। ये एक स्वर्ण की पन्नी रखी। पन्नी मतलब बहुत पतला टुकड़ा, वो भी कितने? लगभग आप माप देखो तो कितना माप देख सकते हो इसका कि जो है वो 0.004 सेंटीमीटर का इतना पतला सोने का टुकड़ा बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोने का टुकड़ा जो है, सोना जो होता है वो बहुत ही तन्य और आघातवर्धनी होता है, सबसे ज्यादा तन्य और आघातवर्धनी होता है। इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है इसकी, कितनी भी पतली, यानी एक एटम जितनी भी जो है पॉसिबल है इसमें ना, 1-2 एटम जितनी भी पॉसिबल है। जैसे मान के चलो कि बहुत ज़्यादा पतला बनाया जाता है, लेकिन हम 1-2 एटम की नहीं बना सकते, इसमें भी नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी ये जो है एक बहुत पतली पन्नी थी अपने आप में। ठीक है, यहाँ से ये अल्फा कण आ रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से अल्फा कण आ रहे हैं और टकराकर निकल भी रहे हैं। यहाँ पर इसने क्या लगाया? ZNS यानी का पर्दा। अब ZNS क्या है? स्फुरदीप्ति पदार्थ। ठीक है, ZNS क्या है? स्फुरदीप्ति पदार्थ। कुछ जो कण हैं वो क्या हो रहे हैं? विचलित भी हो रहे हैं। कुछ कण अपने पथ से क्या हो रहे हैं? विचलित भी हो रहे हैं। कुछ ज्यादातर कण जो है वो क्या निकल रहे हैं?
सीधे निकल रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इसने प्रयोग किया। अब ये रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग है। इस प्रयोग में क्या क्या किया इसने? पहला क्या किया इसने कि अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पन्नी पर की। ठीक है, स्वर्ण पन्नी पर इसने अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, दूसरा इसने क्या किया? रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है इसने कौन सा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया था। ठीक है, तो इसमें अधिकांश जो अल्फा कण हैं वो क्या हो रहे थे? सीधे के सीधे निकल रहे थे। ये जो है प्रेक्षण की बात करते हैं, तो इसका प्रेक्षण देखते हैं हम कि क्या क्या ऑब्जर्व हो जाता है। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं। ठीक है, कुछ अल्फा कण क्या हो रहे थे? अपने पथ से विचलित। ठीक है, तो मॉडल आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझना है कि पहले तो इस डायग्राम को समझना है क्या क्या हो रहा है। ठीक है, यानी अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पन्नी पर की। ठीक है, अधिकांश अल्फा कण इसमें से क्या निकल गए? सीधे। कुछ अल्फा कण अपने पथ से क्या हुए? विचलित। ठीक है, लगभग 20,000 में से एक कण बिना विचलित हुए स्वर्ण पन्नी से टकराकर उसी दिशा में लौट गया। ठीक है, ये एक बहुत ही विस्मयकारी घटना थी, यानी बहुत ही अचंभा करने वाली घटना। कैसे कि यहाँ रदरफोर्ड ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा जब उसने देखा तो उसने बहुत आश्चर्य किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल एक जैसे कि आप मान लीजिए किसी तोप का गोला छोड़ो, वो तोप का गोला निकल कर टकरा कर वापिस उसी दिशा में तोप के ऊपर आ गए। तो इस तरह की घटना ये थी जो है इसमें माना गया। रदरफोर्ड ने ऐसा बताया कि इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा तो है, दाल में कुछ न कुछ तो काला है, कि यहाँ कुछ ऐसा है जो इस चीज़ को बिल्कुल फोर्स उसी फोर्स से वापस भेज रहा है। वो भी बहुत ही कम स्थान पर है वो, यानी वो जो भाग है वो बहुत ही कम स्थान घिरे हुए है। तो इससे इसने ये निष्कर्ष जो आपके निकाले। तो वापिस 180 दिशा में, यानी यहाँ से आया और इसी दिशा में वापिस लौट कर चला गया। तो कुछ इस तरह से आप जो है इसको डायग्राम को बना भी सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए कोई अल्फा कण जो है इस तरह से इस स्वर्ण पन्नी पर आकर टकरा रहे हैं। अल्फा कण यहाँ पर आकर टकरा रहे हैं और ज़्यादातर जो है वो क्या हो रहे हैं? सीधे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ जो है वो अपने पथ से विचलित भी हो रहे हैं। ठीक है, एक आध जो है अपने पथ से विचलित भी हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश कण क्या हो रहे हैं? सीधे निकल रहे हैं। ठीक है, इस तरह की घटना इसने देखी। लेकिन एक कण जो है वो जहाँ से टकराया उसी दिशा में वापिस लौट कर आ गया। कुछ इस तरह की घटना देखी। ठीक है, मान लीजिए इस आगे स्वर्ण पन्नी लगाई है और बिल्कुल जो है सारे के सारे कण जो है टकरा रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं। कुछ एक उनमें से क्या है, यानी जो है 5-7 जो है अपने पथ से विचलित हो रहे हैं, और एक बिल्कुल जो है लगभग माने तो 20,000 में से कोई एक कण ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है कि 20,000 में से कोई एक कण जैसा टकराया वैसा का वैसा वापिस आया। इस तरह का प्रयोग जो है वो रदरफोर्ड ने बताया। आगे हम इसके जो है आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। इन प्रेक्षण से हम क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या निकल कर आता है इस प्रेक्षण से?
कैसा जो है कैसे निकल कर क्या आता है कि हर एक पॉइंट से एक निष्कर्ष निकलने वाला है इसमें, ठीक है, कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल रहे थे। इसका मतलब क्या है कि जो सीधे निकल रहे थे उसके सामने अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो क्या निष्कर्ष हो सकता है, यानी इस तरफ अगर हम निष्कर्ष देखें तो क्या निष्कर्ष निकल सकता है। सीधे निकलने का मतलब अधिकांश भाग क्या है, खाली। किसका, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, यानी कुछ भी नहीं है उसमें, बिल्कुल जो है न्यूट्रल शून्य है, कुछ भी नहीं है वहां पे, बिल्कुल खाली है, ठीक है। इस कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो रहे, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जो आपके अल्फा कण है उस विचलित हो रहे हैं। इसका मतलब परमाणु के बीच में एक ऐसा भाग है जो धनावेशित है और अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी एक ऐसा भाग है जो धनावेशित है और इन अल्फा कणों को क्या कर रहा है, दूर धकेल रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। प्रतिकर्षित क्यों कर रहा है कि अल्फा कण खुद क्या है, धनावेशित है। अगर धनावेशित होगा तो धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए चुंबक का जो है वो सेम सिरा जो एक साथ रखोगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक वैसी ही घटना यहाँ हुई है। तो जैसे ही अल्फा कण उसके पास से गुजर रहे थे तो उस भाग के पास से गुजर रहे थे तो उनका जो है वो विचलन हो रहा था। जो ज्यादा नजदीक से गुजर रहे थे उनका विचलन ज्यादा हो रहा था, और जो थोड़ी दूरी से निकल रहे थे उनका विचलन कम हो रहा था, और जो बहुत ज्यादा दूरी से निकल रहे थे उनका विचलन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए वो सीधे निकल रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि परमाणु के बीच में एक छोटा सा भाग है जो इन कणों को प्रतिकर्षित कर रहा था। अब इसकी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लगभग 20,000 में से एक कण जो है वो बिना विचलित हुए निकला। इसका मतलब है बहुत छोटे भाग में धनावेश उपस्थित है। वो जो है वो परमाणु की जो कुल साइज है उससे 5 गुना जो है वो छोटा है, 10 की घात 5 गुना छोटा है, यानी कुल साइज से, कुल आकार से, यानी परमाणु के कुल आकार से वो भाग जो है वो 10 की पावर 5 गुना छोटा है। ये निष्कर्ष निकाला इसने। इतना छोटा भाग है इसमें कि जिससे कण जो है वो इतने कणों में से एक कण वापिस जा रहा है, इसका मतलब तो बहुत छोटा है, और वो इतना छोटा है कि जो कुल आकार है उसका उसके 10 की पावर 5 गुना भाग तक सीमित है ये, ठीक है, बहुत छोटा है। तो इस तरह से जो है वो रदरफोर्ड ने इस प्रयोग को समझाने की कोशिश की, इसके निष्कर्ष बताए। अब इसके परिणाम जो है वो हम पढ़ेंगे, परिणाम जो है वो बाद में पढ़ेंगे। ये आपके जो है इसके निष्कर्ष निकल कर आ गए। तो कैसे क्या क्या जो है निष्कर्ष निकले आपको समझना है, पढ़ना है और फिर आगे बढ़ना है।